अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारे मुल्क में आजकल क्या चल रहा है और पिछले दिनों एक मशहूर निजी कॉलेज में जिस किस्म का वाक़या रोनमा हुआ और इसके बाद जिस तरह के हालात सबको देखने को मिले, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सारी बातें जो आप तक पहुंचाई जा रही हैं, ये उस जुल्म का शिकार होने वाली लड़की के बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्तेदार ने हम तक पहुंचाई हैं। हम बड़ी मुश्किल से इन सारे हक़ाइक़ तक पहुँचे हैं और इनका नाम भी नहीं बता सकते और वो कौन रिश्तेदार है ये भी नहीं बता सकते, मगर इनकी ज़बानी आपको ये सारी तफ़सील हम आज बताएंगे। इन्होंने हमें पहली बात ये बताई कि जब पोस्टमार्टम करने लगे तो उस वक़्त एक ऐसा मुआवजा हुआ कि वहाँ पर खड़े सब लोग सजदे में गिर गए और इन्होंने कहा कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, इसके बाद किसी सबूत की ज़रूरत ही नहीं। ये देखो, सबूत तो सबके सामने है क्योंकि वहाँ पर जो हुआ वो न आपने कभी सोचा होगा और न सुना होगा। ऐसा मंजर देखने को मिला कि हम सब लोग हैरान रह गए। इसीलिए इन्होंने हमसे राबिता किया और ये बात हम तक पहुँचाने की कोशिश की कि किसी प्लेटफॉर्म पर तो इस बात को पब्लिक कर दिया जाए कि कल को कम अज़ कम लोगों को ये तो पता चले कि ये भी हुआ था। इनका कहना है कि मैं घर में ही मौजूद थी और मैं उसी घर में रहती थी और कुछ दिन तक कहीं और गई थी, लेकिन आज वापस आई। जब आयशा के बाप ने अचानक घर में दाखिल होकर रोना पीटना शुरू कर दिया, हम लोग हैरान रह गए और हमें लगा कि वो उसे लेने के लिए गया होगा, क्योंकि आयशा काफ़ी देर से घर नहीं आई थी। इसने रोते रोते जब बताया कि लड़की के साथ क्या हुआ है, तो हम सब भी खून के आंसू रोने लगे कि आखिर ये सब हमारे साथ कैसे हो गया, हमारे ख़ानदान की लड़की के साथ कैसे हो गया। अब क्या करेंगे और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। आधे लोग हॉस्पिटल चले गए और आधे लोग घर में छुपे बैठे थे। पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ लोगों का कहना था कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ क्योंकि अब बात बहुत ख़राब हो जाएगी, लेकिन यूं कोई अपना घर छोड़कर कभी भी नहीं भागता, और वो भी तब जब इसके सर पर इतनी मुसीबत नाच रही हो। खैर, जिस हालत में आयशा को लेकर आए थे, हमारी आंखों से आंसू नहीं रुके। उस वक़्त अगर कोई इसका दुश्मन भी होता तो उसे भी आयशा पर रहम आ जाता, लेकिन जिसने ये सब कुछ किया था उसे रहम नहीं आया। खैर, आयशा कुछ भी बोलने के हालात में न थी। इसके बाद कॉलेज वालों के साथ लड़ाइयाँ, बहस, झगड़े, न जाने क्या कुछ हुआ, लेकिन इन सारी चीज़ों के दौरान वो इस दुनिया से चली गई। किसी समझदार आदमी ने मशवरा दिया कि आप इसे घर ले जाएं, हॉस्पिटल में न रखें, क्योंकि हॉस्पिटल में लोगों का पहुंचना बड़ी आम सी बात है, लेकिन कोई ऐसे किसी के घर में नहीं घुसता। और हम लोगों ने इस बात को ज़हन में रखा और इसे घर ले गए, लेकिन रात तक हम सबकी हालत बड़ी अजीब थी। 2-3 दिन गुजर गए और इसके बाद एक दिन जब सुबह सुबह इसके कमरे में गए कि दवाई वगैरह खिलाएं और पानी पिलाएं, खाना खिलाएंगे, तो वो तो इस दुनिया में ही नहीं थी। अब ये नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ, या तो वो जख्मों की ताब न लाते हुए और इतनी बड़ी जुल्म को बर्दाश्त न करते हुए इस दुनिया से चली गई, या फिर, लेकिन इसकी मैयत के पास एक ख़त नुमा चीज़ मिली हुई थी। मुझे नहीं पता कि वो कोई ख़त था या क्या, पर अगर इसने ख़त ही हो सकता था, क्योंकि खुद करने वाला अपने पीछे कोई न कोई पैगाम ज़रूर छोड़ कर जाता है। मैंने उस ख़त को अपनी मुट्ठी में भींचकर किसी को भी नहीं देखने दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग पहले ही बड़े परेशान होंगे और पता नहीं इसमें ऐसी क्या बात लिखी हो, क्या इंकिशाफ किया गया हो जो बाद में इस केस की मजबूती में काम आ सके। इसके बाद सब ने फैसला किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में हम पर ही इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी भी हम पर ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। नुकसान हमारा हुआ था और हमारे घर की लड़की के साथ इतना बुरा हुआ था, और फिर ये कहा जा रहा था कि लड़की की वजह से ही हुआ है, क्योंकि वो तो बदकिरदार थी। कितनी अजीब बात है ना कि आपके साथ इतना बुरा हो जाए और फिर आप पर ही इल्ज़ाम भी लग जाए, आपको ही कसूरवार भी ठहरा दिया जाए और कोई साथ न दे, तो कितना बुरा महसूस होता है। कैसे एक पल में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। किस्मत पलट कर सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब मुझे बर्दाश्त करके दिखाओ। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक था और वो कॉलेज पढ़ने के लिए गई थी। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, उसे ज़्यादा पता भी नहीं था कॉलेज के बारे में। और एक लड़की जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, इसका मतलब यही है कि कॉलेज में नहीं आई।
कॉलेज और स्कूल के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्कूल का माहौल और होता है और कॉलेज का और होता है, और लड़कियों को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अभी अभी तो एडमिशन हुए थे। ये कोई पुरानी बात तो नहीं थी कि उसे कॉलेज के हर कोने का पता हो या फिर आदमी के बारे में पता हो कि वो कैसा है। अगर वो किसी की बातों में आ गई तो इसमें इसका क्या कसूर है। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट की उम्र क्या होती है ये तो आप सब लोगों को ही पता है। ये वही उम्र होती है जिसमें इंसान में कोई इतनी अक्ल नहीं होती। इसने ज़िंदगी में कितने तजुर्बे नहीं किए होते कि उसे पता हो कि कौन इंसान उस वक़्त क्या सोच रहा है, कि वो इसका चेहरा देखकर ही पहचान ले कि इसके दिल में क्या चल रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी उम्र में भी इंसान मासूम ही होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। हमारे घर में तो साफ मातम बिछ चुकी थी, लेकिन हम लोग अभी ये बात बाहर भी नहीं निकाल सकते थे। लेकिन ये मशवरा ठीक था कि पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिए। पोस्टमार्टम करवा लेने के लिए घर से ले जाना भी बहुत ही मुश्किल काम था। हो सकता है कि कोई हम पर नज़र रख रहा हो या कोई पीछा कर रहा हो। लोग हमसे उलटे उलटे सवाल करते हैं, और इतना तो समझ आ गया था कि हमारे साथ कोई भी नहीं था सिवाय उन स्टूडेंट्स के जो एहतजाज कर रहे थे। वो वाकई अच्छे लोग थे जो अपनी स्टूडेंट के लिए इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन अभी इन तक भी ये बात नहीं पहुंची थी। सुनने में आया था कि एहतजाज के दौरान बहुत से लोग जख्मी हुए, कोई जान से भी चला गया। ये तो सुनकर ही खौफ आ रहा था कि इस बेचारे का क्या कसूर था। इसके घर वाले भी तो हमारी जैसी सूरत ए हाल से ही गुजरे होंगे। खैर, किसी तरह गाड़ी का इंतज़ाम किया और एक पोस्टमार्टम वाले सेंटर का पता किया जो प्राइवेटली ये काम करते थे। वहाँ पर जाने का इरादा किया, और जब रास्ते में जा रहे थे तो मैं उसी गाड़ी में थी जिसमें आयशा थी। अब वो इस दुनिया में तो नहीं थी, मैं इसका चेहरा भी नहीं देख पा रही थी, लेकिन सोच रही थी कि बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ। इसकी आंखों में ख्वाब थे, वो कुछ करना चाहती थी और पढ़ना चाहती थी। वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं थी, अच्छी स्टूडेंट थी। हमेशा टॉप करती थी और अच्छे नंबरों से पास होती थी। उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी बहुत शौक था और वो बहुत अच्छी तकरीर किया करती थी। इसके बोलने की स्किल बहुत अच्छी थी और समझदार लड़की थी। लेकिन कहते हैं ना कि शायद अपने कुएं की मेंढक थी। पढ़ाई में भी अच्छी थी और एक अच्छी लड़की थी, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि आजकल ये दुनिया कितनी बुरी हो चुकी है, और अच्छे लोगों के लिए तो ये दुनिया ही दोजख बन गई। यहाँ पर अगर रहना है तो आपको खुद भी समझदार, बल्कि मैं कहूँगी कि चालाक बनना पड़ता है। मेरे साथ मेरा शौहर भी बैठा था और अचानक से इसका मोबाइल बजा। मैंने कहा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि इसी मामले में कोई खबर मिली है, रुको मैं बात कर लूँ। इसने जब बात की तो मुझे बात की समझ नहीं आई, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही तरफ की बातें सुन सकती थी। लेकिन इसके बाद इसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। कहने लगा कि जो आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेज भी मिल गई है। मैंने कहा कि फिर क्या फ़ायदा, वो फुटेज तो गायब करवा दी जाएगी। तो कहने लगा कि नहीं, अभी वो फुटेज मेरे फ़ोन पर मौसूल हो जाएगी। मेरा शौहर इसी तरह का आदमी था, इसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ज़रूर था। ये काम इसके ज़िम्मे लगा दिया गया था कि इसने इस मामले पर नज़र रखी। आयशा के घर वाले तो बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से भी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम लोग मदद न करते तो फिर रिश्तेदार किस काम के। वैसे तो रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के मामलात पर हंसते हैं। मैंने अपने शौहर से कहा कि किस किस्म की वीडियो होगी, क्या होगा इस वीडियो में। तो कहने लगा कि क्या होगा, बहुत ही अहम वीडियो है। मैंने कहा कि आप मत देखेंगे। तो इसने कहा कि किसी में भी देखने की हिम्मत नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो को संभाल कर ज़रूर रखूँगा। मैं अपने शौहर को बताना चाहती थी कि मैंने भी एक सबूत इकट्ठा कर लिया। जब मैंने इसे हल्का सा बताया तो वो कहने लगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा कि आयशा की अम्मी अब्बू को किसी का फ़ोन आया था। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और हो सकता है कि वो इस मामले से दस्तबरदार हो जाए। तो इसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं होंगे। मैंने कहा कि आपको नहीं पता मामला कितना ख़राब है, इसीलिए मैं अपनी तरफ से ये सारी कोशिश कर रही हूँ। इसने मुझसे पूछा कि फिर ये सब कुछ तुम किसको बताओगी। तो मैंने कहा कि किसी न किसी तरह लोगों तक पहुँचा ही दूँगी।
देखा जाए तो उस वक़्त हमारे पास 2 अहम सबूत थे। एक उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, क्योंकि सुनने में आया है कि जिस जगह पर आयशा खड़ी थी, वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, मगर जिस कमरे में इसे ले जाया गया था, शायद वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। मगर मेरे शौहर को खबर मिली थी कि वहाँ पर भी एक कैमरा था। वो आदमी यही सोचकर वहाँ गया कि शायद वहाँ कैमरे नहीं होंगे, मगर कॉलेज के हर कमरे में कैमरा लगवाना कॉलेज वालों का काम है। अगर इन्होंने कोई कैमरा बंद किया हुआ तो इसके लिए इन्हीं को जवाब देना था। वो फुटेज मेरे शौहर के नंबर पर आ जानी थी और इसके हाथ में आ जाती, और मेरे पास भी वो कागज़ था जो आयशा की मैयत के पास से मिला था। अब न जाने इसके अंदर क्या लिखा हुआ था। अभी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए जा रहे थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एक बहुत बड़ा सबूत था। हमारी पहले ही बात हो गई थी पोस्टमार्टम सेंटर वालों से, और इन्होंने कहा था कि आप ले आई, हम लोग आते ही आपकी मदद कर देंगे। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो अजीब किस्म की बात सुनने को मिली। इन्होंने कहा कि हम इस लड़की का पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। ये बात सुनकर हम सब हैरान रह गए कि अभी तो आप लोग कह रहे थे कि ले आए तो मदद कर देंगे। आपको पहले भी तो पता था कि मामला कौन सा है। तब आप लोगों ने हमारी मदद करने की हामी भरी, बल्कि एक्स्ट्रा पैसे भी मांगे, और हम पैसे देने को भी तैयार हैं। और अब आप लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? आयशा के घर वाले तो गम से निढाल थे। मेरा शौहर ही इनसे बात कर रहा था और वो बात करने में काफ़ी अच्छा था। इन्होंने कहा कि आप हमें चाहे करोड़ों रुपए दे दें, लेकिन हम इस लड़की का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें करना ही नहीं। मैंने भी लड़ना शुरू कर दिया कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, एंड टाइम पर आप हमें धोखा नहीं दे सकते। तब मेरे शौहर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि ये लोग या तो बिक चुके हैं या फिर किसी ने डरा दिया है। तुम फिक्र न करो, एक और जगह का पता है मुझे, वहाँ चलते हैं। हम लोग हैरान थे कि इन लोगों को अचानक क्या हो गया। शक्लों से भी डरे हुए लग रहे थे। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा था, और हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत टूट जाएगी और फिर वो मुसीबत एक ऐसा रुख इख्तियार कर लेगी। पता नहीं किस किस नंबर से कैसी कैसी कॉल्स आ रही थीं। कुछ लोग सवाल कर रहे थे और कुछ लोग तस्दीक करने में लगे थे। सबको ये जानना था कि आयशा जिंदा है या नहीं, लेकिन हम सब ने एक लाहा-ए-अमल बनाया था कि अभी हमने किसी को भी नहीं बताया था। ये जो दूसरी जगह थी, इन लोगों को भी इस मामले के बारे में पता नहीं था। मेरे शौहर ने कहा कि इनको बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत साइड पर बैठे थे और अभी ये बात हुई इतनी पुरानी तो नहीं थी। हम लोग वहाँ पर पहुँच गए और लड़की का नाम भी गलत लिखवाया और कहा कि पोस्टमार्टम करवा लेना है। वहाँ पर एक ही बूढ़ा आदमी मौजूद था। हम लोग इससे झूठ बोल रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग कहीं और से आए हैं, और लड़की का नाम भी गलत लिखवाया, यहाँ तक कि इसके बाप का नाम भी गलत लिखवाया। लेकिन वो बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है। इसने किसी औरत को फ़ोन किया और पोस्टमार्टम का अमल शुरू करने की बात हुई। इतने में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी मेरे शौहर के पास आ गई। इसने कहा कि पहले तुम देखो। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं देखना चाहती। मेरी भी तो कुछ लगती थी, मेरे से ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। इसने कहा कि तुम बस मुझे देखकर बता दो कि इस वीडियो में है क्या। तुमने खुद ही तो मुझे वीडियो देखने से मना किया था। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो ठीक है। मेरे शौहर ने कहा कि ये बात अब भी किसी को बताना नहीं। हम लोग एक साइड पर चले गए और इसने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकालकर मेरे सामने पेश कर दी। वो खुद भी साइड पर हो गया और मैं एक साइड पर बैठकर वीडियो देखने लगी। आपको पता है कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ज़्यादा क्लियर नहीं होती, लेकिन जिस इंसान से आपका ताल्लुक हो, जो आपके ख़ानदान का एक हिस्सा हो, आप उसे दूर से भी पहचान लेते हैं। मैंने भी पहचान लिया था और वो अपनी ही आयशा थी। इसमें साफ नज़र आ रहा था कि वो आराम से वहाँ से गुजर कर जा रही थी, जब उस आदमी ने इसे खुद रोका और फिर इसके साथ कोई बात करने लगा। आयशा के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट भी थी, और शायद इसलिए कि वो एक बेबाक लड़की थी और अच्छे तरीके से बात कर रही थी। फिर वो दूसरा आदमी कहीं चला गया और आयशा खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर की फुटेज लंबी थी जिसमें वो बस खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी। इस बीच इससे एक लड़की मिलने के लिए आई जिसने उसी की तरह का यूनिफॉर्म भी पहन रखा था।
2-4 मिनट वो इसके साथ बातें करती रही और फिर वो भी चली गई। फिर इसके कुछ देर बाद मैंने देखा कि आयशा अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने की तैयारी में थी कि जब वो गार्ड फिर से वहाँ आ गया। फिर कोई बात हुई और वो इसके पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे लगा कि अभी फुटेज आगे भी होगी, लेकिन आगे फुटेज नहीं थी। मैंने अपने शौहर को ये बात बताई तो वो भी हैरान रह गया। इसने कहा कि ये क्या बात हुई, ये फुटेज तो आधी है, लगता है इन लोगों को भी डरा दिया गया है। मेरे शौहर ने फौरन बात की और कहा कि तुम्हें पूरी फुटेज भेजने के लिए कहा था। तुमने मुझसे इस काम के पैसे लिए थे, जबकि तुम्हें पैसे भी नहीं लेने चाहिए थे। आप तो कम अज कम नेकी कर रहे हो तो पूरी तो करो। उस आदमी ने आगे से कोई बदतमीजी की और इसके बाद बात काट दी। मेरे शौहर ने कहा कि ये आदमी भी लगता है कि बिक गया है। मैंने अपने शौहर को भी वो पूरी वीडियो दिखा दी, क्योंकि इसमें ऐसा वैसा तो कुछ था नहीं। हम दोनों ने जब मिलकर देखा तो वो कहने लगा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जरीना मामला किसी और तरफ जा रहा है? मैंने कहा कि हाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ये फुटेज ऐसी लग रही थी कि जैसे आयशा खुद उस आदमी से पहले बात कर रही थी, अच्छे तरीके से पेश आ रही थी और इसके साथ हंसी मजाक में बातें कर रही थी, और फिर वो आदमी वहाँ से चला गया और आयशा इसके पीछे पीछे गई। ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी। इस बात को बहाना बनाकर, इस फुटेज को बुनियाद बनाकर वो लोग हमारे घर की लड़की पर इल्ज़ाम भी लगा सकते थे कि ये खुद इसके पीछे गई थी। मामला बहुत ख़राब हो गया। इसी तरह होता है जब इस तरह की कोई बात सामने आती है तो हर इंसान, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, किसी नुक्ते को निकालने की कोशिश करता है कि कहीं गलती लड़की की तो नहीं थी। और अगर लड़की की गलती न भी हो तब भी इसकी गलती बना दी जाती है। यहाँ पर तो मामला क्लियर नहीं था। अगर आयशा ने तब भी ये बात इसके हक में जाने वाली नहीं थी। एक तो गुनाह है, दूसरी बात ये कि लोग इस बात को ये रंग भी दे सकते थे कि शायद वो खुद ही गलती पर थी और फिर इसने शर्मिंदगी में आकर खुदकुशी कर ली। मुझे ये कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है। आप लोगों को पढ़ते हुए या सुनते हुए भी अफसोस ही होगा कि इस दुनिया में क्या कुछ नहीं होता। यहाँ पर इंसान के ऊपर आई हुई मुसीबत को इसकी किस्मत का लिखा बना दिया जाता है। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो कहा जाता है कि ये इसकी सज़ा है। मेरे यहाँ भी औलाद नहीं थी, जबकि शादी को काफ़ी साल हो गए थे, और मैं आयशा को ही अपनी बेटी समझती थी, क्योंकि वो हमारे घर की सबसे छोटी लड़की थी। मुझे भी लोग कहते थे कि इसने किसी का दिल दुखाया है और कोई गुनाह किया है, इसी से कोई बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, तभी अल्लाह ने इसे औलाद नहीं दी। अल्लाह को मानने वाली बातें करें, सब लोग ऐसा नहीं होता। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो इसकी सज़ा नहीं होती, वो इसकी आजमाइश भी तो हो सकती है। लेकिन लोग इस बात को क्यों नहीं समझते? जब खुद पर पड़ती है तो फिर इनको पता चलता है कि कहते हैं कि बस मुश्किल वक़्त है, इम्तिहान है। खुद पर पड़े तो इम्तिहान होता है और किसी और पर मुसीबत पड़ जाए तो उसे इसकी सज़ा बना दिया जाता है। आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हम कितनी घटिया दुनिया और ज़माने में जी रहे हैं, और इसी ज़माने में हमारे बच्चों ने बड़ा होना है। पता नहीं इनका क्या बनेगा। पोस्टमार्टम का अमल तो शुरू हो चुका था, वो तो हमें पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि थोड़ी देर के बाद अंदर से उस औरत और उस मर्द के रोने और चीखने की आवाज़ें आएंगी। जब हम लोगों ने ये आवाज़ें सुनी तो हम लोग भी अंदर जाना चाहते थे, पर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। थोड़ी देर के बाद वो लोग बाहर आए और हमने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगे कि पोस्टमार्टम हो गया और रिपोर्ट भी अभी आपको लिख कर दे देंगे। वो कहने लगे कि आपने हमसे झूठ बोला, ये तो वही लड़की है जिसके बारे में खबरें मशहूर हुई हैं। मैंने कहा कि जी, ऐसी बात है, लेकिन हम लोग मजबूर थे, कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। जिस दरवाजे पर जाते वो दरवाज़ा बंद था। पैसे देने की भी कोशिश की, जबकि हम लोग खुद मजलूम हैं। फिर भी हम लोगों ने रिश्वत देने जैसा काम किया कि चलो हमारा काम हो जाए, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं कर रहा था। आपको क्या बताए कि लोगों के ऐसे ऐसे चेहरे देखे हैं कि अब इंसानियत के ऊपर से भरोसा ही उठ गया, इसलिए झूठ बोलकर काम निकालना पड़ा। वो कहने लगे कि हमें इस बात से कोई मसला नहीं कि आप लोगों ने झूठ बोला, आपने अच्छा किया, शायद हम लोग आपकी मदद न करते, लेकिन अब इसको देखने के बाद हम ये बात तो समझ ही गए
कि जिन लोगों ने भी आपकी मदद नहीं की वो सब के सब अल्लाह की पकड़ में ज़रूर आएंगे। मैंने कहा कि क्यों, ऐसी भी क्या बात हुई और आप लोग जो चिल्ला क्यों रहे थे? तो इन्होंने कहा कि रोते चिल्लाते नहीं तो और क्या करते। एक कम उम्र मासूम लड़की जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। मैंने कहा कि क्या हुआ, मतलब हमें पता है कि क्या हुआ है, लेकिन क्या आप लोगों को कुछ और भी पता चला है? तो इन्होंने हाँ में सर हिला दिया और कहा कि हाँ, हमें और भी कुछ पता चला है जो हम आपको बताना चाहते हैं। मैंने कहा कि लड़की की माँ बाप को नहीं बताएंगे, मुझे ही बता दें। तब इन्होंने ऐसी बात बताई कि मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए, मेरी हालत भी गैर होने लगी। मेरे शौहर ने मुझे सहारा दिया। मैं भी पागलों की तरह रोना चाहती थी और चिल्लाना चाहती थी। ये कोई किसी और की खबर भी होती तो तब भी आंखों में आंसू आ जाते। ये तो हमारे घर की बात थी और आयशा को तो मैं अपनी औलाद की तरह समझती थी। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ और शायद मैं बता भी नहीं सकती। इन्होंने कहा कि जो बुनियादी रिपोर्ट आप लोगों को मिली और हॉस्पिटल वालों ने आप लोगों को बताया कि लड़की के साथ क्या हुआ है, इससे ज़्यादा भी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का एक दूसरा हिस्सा भी है और वो दूसरा हिस्सा ये है कि इस लड़की के साथ न सिर्फ वही जुल्म और गलत काम हुआ, बल्कि इसे तशद्दुद भी किया गया, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से। ये खबर सुनकर हम लोग हैरान रह गए। हमें क्या पता था कि हमारे घर की बेटी के साथ किसी दिन ऐसा होगा। वो लड़की जिसको हम बुलंद आवाज़ में डांटते भी नहीं थे, इसके साथ ये सब कुछ हो गया और अब हम लोग कुछ भी ना कर सके। मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि ये बात इसके माँ बाप को नहीं बताना। पहले ही इन पर क्या कुछ नहीं गुजर रहा, अपने आप को संभालो। और मेरे दिमाग में वो ख़त आया जिसको मैं वहाँ से उठा कर ले आई थी। मैंने सोचा कि इसे भी तो देखूं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जब ख़त खोला तो समझ आ गया कि राइटिंग आयशा की ही थी। इस ख़त के अंदर जो लिखा था वो पढ़कर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं हैरान रह गई कि आखिर ये सब कुछ क्या है कि हम लोग समझ रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं था और वो तो इस सब का एक छोटा सा हिस्सा था। असल ड्रैप सीन तो अब होने वाला था, क्योंकि आयशा ने इस ख़त में ये लिखा था कि इस कॉलेज के जो मालिक है, जो एक औरत है, इसके बेटे ने मुझे अपने घर पर आने की दावत दी और मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन मैंने इसे घास नहीं डाली, जैसे कि इस उम्र में लड़कियां होती हैं। कोई लड़का इनकी तरफ पेशकदमी करे तो वो बदतमीज़ी से इसे 2-4 बातें सुना देती हैं। आयशा ने लिखा था कि मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। जबकि मेरी एक और दोस्त ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, ये बहुत बड़ा आदमी है। तो मैंने कहा कि बड़ा आदमी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें ख़रीद सकता है। लेकिन इसके बाद जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ वो शायद इसी वजह से हुआ है। इसके बाद इसने ये नहीं लिखा था कि मैं जीना नहीं चाहती या मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, पर ये सब कुछ लिखा हुआ था कि मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे थे। मैं तो इनको प्राउड महसूस करवाना चाहती थी कि वो मुझ पर फ़ख्र करें। एक औलाद की सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ा ख्वाब यही होता है कि इसके माँ बाप इस पर फ़ख्र करें, 4 लोगों के सामने ये कहते हुए खुशी महसूस करें कि वो हमारी बेटी है। लेकिन अब मेरा नाम लेते ही इन लोगों को ज़िल्लत का सामना ही करना पड़ेगा। मैं इस सब की वजह हूँ और मैं वजह क्यों बन गई, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो गया। बस इसी तरह की बातें लिखी हुई थीं और ये नहीं लिखा हुआ था कि मैं इस दुनिया से जा रही हूँ या मैं खुदकुशी कर रही हूँ। लेकिन ये तो असल कहानी थी। मैंने अपने शौहर को ये सब कुछ बता दिया और इसने वो कागज़ भी अपने पास महफूज कर लिया। अब मुआमला ये है कि हमारे पास सबूत हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, ये ख़त भी है और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी है। लेकिन वो शायद हमारे काम की नहीं, क्योंकि वो हमें आधी ही भेजी गई है। लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग हमें धमका रहे हैं और हमारा बयान बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जब तक ये सब कुछ आप लोगों तक पहुंचेगा तब तक पता नहीं क्या से क्या हो जाए। ये भी हो सकता है कि हम सब लोगों को एक साथ ही कहीं गायब करवा दिया जाए और हमारा नाम और निशान मिट जाए, या हमारी ही ज़बान से ये इकबाल जुर्म करवा लिया जाए कि हमारी बेटी निकली। कोई भी बात जो सामने आई वो छोटी ही होगी,
क्योंकि जो असल बात है वो मैंने आपको बता दी। ये बात एक छोटे से मामूली से सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और एक लड़की के साथ जो हुआ, इससे बहुत ऊपर की गेम है। इसके पीछे बहुत बड़े-बड़े लोग हैं और न जाने ये सब कुछ कहाँ जाकर रुकेगा। आखिर में फिर से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। हम तो घर बैठे हैं। आप मदद कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और इस मामले को ताज़ा रखें ताकि ये कहीं दब न जाए। इस फाइल को कहीं कूड़े में न फेंक दिया जाए। हमें इस वक्त आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं कौन हूँ और मेरी असली शिनाख्त सामने आ गई, तो मेरे लिए भी मुसीबत बन जाएगी। इसलिए न तो मैंने अपनी असली शिनाख्त आप लोगों के सामने रखी है और न ही अपने घर की लड़की का असली नाम आप लोगों को बताया। बाकी आप लोग अगर और कुछ न कर सकें तो हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।